एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन है तो हो गया है ना। उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? आप लोग जिन्होंने बाद में सॉल्व किया है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन है। पार्ट 2 सेक्शन है, इसमें क्या हुआ था, A6 A7 ऐसे तो पहुंच ही गए थे अपन। फिर उसके बाद अब वो मैथमेटिक्स वाला भी बन जाएगा, A8 बन जाएगा, बन गया ना। यस सर। फिर कौन सा था, A10 था, वो भी बन गया क्या? यस सर। ठीक है। 10 के बाद फिर आगे 11 12 सर A12। A12 एंड A2 पार्ट 2 में A2 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सिग्नल्स। हो गया था ना कल ये सिग्नल बेटा, ओजस। सर कल मेरा नहीं हुआ, हाँ कल मेरा नहीं हुआ था आज सेंटर पे पूछ लो, ठीक है। सर। आज ठीक है, हाँ आने नहीं वाला था सर। ठीक है, लास्ट में देखते हैं उसको, ठीक है। ओके सर। फिर उसके बाद कौन सा है, A12। if the different permutations of the word examination are listed as in dictionary, then how many words are there in the list before the word starting with M? आसान है ना अभी ये, स्टार्टिंग विथ M उसके पहले कितने वर्ड्स है, बहुत आसान था ये। इसमें तो एग्जामिनेशन की वगैरह पोजीशन भी नहीं निकालनी है हमें, हमें तो बस सिंपली क्या है, ये अल्फाबेटिकली ए, फिर उसके बाद आई कितनी बार है वैसे, दो, 2 बार है। फिर उसके बाद M 1 बार है, N 2 बार है, O P X 11 हो गए, और यहाँ पे 11 ही है ना। M से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले कितने वर्ड्स आएंगे ये बताना है हमें। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ M। अब अल्फाबेटिकल अगर डिक्शनरी लाइक मैनर में इनको अरेंज करेंगे तो A से स्टार्ट होने वाले कितने आ जाएंगे, 10 फैक्टोरियल। 10 अब कौन, फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल इसका, 2 फैक्टोरियल इसका। फिर उसके बाद ई से शुरू होने वाले कितने आ जाएंगे, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल इन 2 ए का, ये 2 फैक्टोरियल इन 2 आई का, और ये 2 फैक्टोरियल 2 एन का। फिर उसके बाद आई से शुरू होने वाले कितने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। और आई के बाद अब एम, इतने ही तो वर्ड्स है अब एम से शुरू होने के पहले, तो इनको ऐड कर लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। सर इसमें मतलब वो यूनिट सॉरी मतलब उन डिजिट से ही हमें नंबर बनाना पड़ेगा, या मतलब उधर कुछ दिया नहीं नंबर है ना की क्या कि बातें हो रही है, यहाँ पे तो सॉरी लेटर्स है, वर्ड है। मतलब उन लेटर से ही वर्ड बनाना पड़ेगा, या जो 2 डिजिट वर्ड या 3 टू प्लेस क्या डिजिट। बोला गया है, नहीं, इसी में इन्हीं सारे लेटर्स का यूज करके, ठीक है। यस। ये नहीं कि 1 प्लेस का वर्ड बना रहे हो, मतलब 1 लेटर का 2 लेटर का, ये इसमें नहीं, नंबर्स में होगा। यहाँ पे सारे लेटर्स का वहां पे मेंशन होना चाहिए था, डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द वर्ड। वैसे इसी में वो लैंग्वेज देख लो, इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द वर्ड, डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द वर्ड, इसी में सारी चीजें क्लियर हो रही है कि इन्हीं लेटर्स की आपस में अरेंजमेंट हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है। यस सर। A13 14 15 16
yes sir 17 sir 16 कौन सा 16 yes 16 में क्या है, देयर आर टू आइडेंटिकल वाइट बॉल्स, ठीक है, टू आइडेंटिकल वाइट बॉल्स, फिर उसके बाद 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 4 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स. Number of ways in which they can be arranged in a row so that at least one ball is separated from the balls of the same color. मतलब क्या बोला गया है, कम से कम एक बॉल अपने सेम कलर से सेपरेट होना चाहिए. तो ये देख लो, ये क्या कह रहा है, पहले टोटल अरेंजमेंट्स इनके देख लेंगे कितने आ जाएंगे. 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ जाएंगे. अगर हम इसमें से जब आइडेंटिकल बॉल्स एक साथ है, मतलब दोनों व्हाइट बॉल एक साथ है, तीनों रेड बॉल एक साथ है एंड चारों ग्रीन बॉल एक साथ है. सर हाँ सर ग्रीन तो डिफरेंट शेड्स के है ना सर. डिफरेंट बोला गया है, सॉरी ग्रीन डिफरेंट है, तो इनको हम G1 G2 G3 G4 ये ले लेंगे. सारे व्हाइट बॉल्स एक साथ, सारे रेड एक साथ, सारे ग्रीन एक साथ, मतलब ये 3 ऑब्जेक्ट आएंगे, इनके आपस में अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू अब इन व्हाइट के आपस में अरेंजमेंट एक, क्योंकि आइडेंटिकल है, रेड के आपस में अरेंजमेंट करोगे तो 3 फैक्टोरियल बाय 3 एक आ जाएगा एंड ग्रीन के आपस में करोगे तो 4 फैक्टोरियल. तो टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, कोई भी सेम कलर का बॉल अपने सेम कलर से सेपरेट नहीं है. जैसे व्हाइट बॉल व्हाइट के साथ ही आ रहा है, वो उससे सेपरेटेड नहीं है. रेड बॉल तीनों के तीनों एक साथ आ रहे, कोई भी रेड बॉल सेपरेट नहीं है बाकी दोनों से. ग्रीन बॉल चारों के चारों एक साथ है. अगर हम ये टोटल में से माइनस कर देते तो बच क्या जाता है, एटलीस्ट वन बॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉल्स ऑफ सेम कलर, ये बच जाता है, ठीक है. yes sir सर हाँ सर अगर ग्रीन डिफरेंट है तो वो 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा ना नीचे का. हाँ ग्रीन डिफरेंट रहता तो 4 फैक्टोरियल नहीं आता, सिर्फ 3 फैक्टोरियल रहता, ठीक है. नहीं सर 9 के नीचे का, 9 फैक्टोरियल के नीचे. अच्छा ये भी नहीं आएगा, हाँ ये भी गायब हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यही दो आइडेंटिकल है, 4 डिफरेंट है. ठीक है, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना था. टोटल में से हमने कौन सा माइनस कर दिया, जब कोई भी एक बॉल सेपरेट नहीं है अपने सेम कलर से, मतलब दोनों व्हाइट एक साथ, तीनों रेड एक साथ, चारों ग्रीन एक साथ है, अगर ये माइनस कर दिया तो बचता क्या है, एटलीस्ट वन बॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉल ऑफ सेम कलर. A17, yes sir अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 1 लाख व्हिच कंटेन्स 1 2 3 एग्जैक्टली वंस एंड रिमेनिंग डिजिट्स एनी टाइम. तो अप टू 1 लाख है, मतलब कितने कितने डिजिट के नंबर बनेंगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 4 5 है कि नहीं, 5 digit 5 तक जाएंगे. अब ये बताओ 1 डिजिट का नंबर बन सकता है क्या, no sir हमें 1 2 3 एग्जैक्टली एक बार तो चाहिए, तो 1 डिजिट का तो नंबर बन ही नहीं सकता है. 2 डिजिट का बन सकता है क्या, no sir 3 डिजिट से शुरुआत होगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक बार आना चाहिए, तो 3 प्लेसेस तो होने चाहिए वहां पे, मतलब 3 डिजिट का नंबर, फिर उसके बाद 4 डिजिट का नंबर एंड 5 डिजिट का नंबर, ये होना चाहिए, ठीक है. yes sir अब उसके बाद 3 डिजिट के कितने नंबर्स आएंगे, इन तीनों की 3 प्लेसेस पे अरेंजमेंट, factorial 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 4 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट के नंबर कितने आएंगे ये बताओ, सोच समझ के बताना थोड़ा सा. अब सर 0 की अलग केस लेंगे. 0 की अलग केस लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं, इसमें अगर इन तीनों में से कोई डिजिट अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, इन तीनों में से कोई डिजिट अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो उसका आंसर अलग आएगा, एंड फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा है उसका आंसर अलग आएगा.
जैसे देख लो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा है, वो तीनों जाके इन 3 पोजीशंस पे बैठ रहे हैं। ये जो एग्जैक्टली एक एक बार हमें चाहिए थे डिजिट्स, उनमें से कोई भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा है, वो जा रहे हैं लास्ट के 3 पोजीशंस पे। तो वहां पे उनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी, 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब इस प्लेस को हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं, सोच समझ के बताना। अब यहाँ पे 1 नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है। इसका मतलब इसको हम फील कर सकते हैं 6 तरीके से, ठीक है। इसको Yes, हम sir. फील कर सकते हैं 6 तरीके से। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इन तीनों में से कोई डिजिट फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं। इन तीनों में से कोई एक डिजिट फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए तो उसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट पोजीशन को Okay. 3 तरीके Three. से। अब तीनों में से एक डिजिट यहाँ पे जाके बैठ जाएगा, बाकी बचे कितने, 2, और पोजीशंस कितनी, 3। तो इन 3 पोजीशंस में से 2 पोजीशन हम सेलेक्ट कर लेंगे उन 2 डिजिट्स के लिए। मतलब इनमें से जो 2 बचे रहेंगे ना, अब एक तो यहाँ पे जाके बैठ जाएगा, इसको फील करने के तरीके 3 है। यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। अब तीनों में से कोई जाके यहाँ पे बैठ गया, अब 2 बचे, उनके लिए 3 पोजीशंस बची। तो इन 3 में से 2 पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे, वहां पे उनकी अरेंजमेंट। अब उसके बाद एक पोजीशन बाकी है, ये तीनों एग्जैक्टली एक बार आने चाहिए, वो तो हमने फुलफिल कर लिया। अब एक पोजीशन बाकी है, इन तीनों में से कोई भी एक वो हो सकती है। अब ये बताओ उसको कितने तरीके से हम लोग फील कर सकते हैं, 6 या 7? 7. 7। उसको हम 7 तरीके से फील कर सकते हैं। क्लियर है ये? Yes, sir. इसमें जब इनमें से कोई डिजिट फर्स्ट पोजीशन पे आता है वो अलग केस, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आता है वो अलग केस। तो हमने पहला क्या ले लिया, जब वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा है वो केस अलग से डील हो गया, जब फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है वो अलग से, ठीक है। फिर उसके बाद 5 में भी वैसे ही। अब वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा है तो इन चारों में से किसी 3 प्लेस पे आ रहा होगा, इन चारों में से किसी 3 प्लेसेस पे आ रहा होगा, तो वो 4 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे। वहां पे उनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद पहली पोजीशन बचती है, एंड इन चारों में से एक पोजीशन बचती है। तो पहली पोजीशन को तो हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं, 6। एंड इन चारों में से जो एक पोजीशन बचती है उसको कितने तरीके से, 7। क्लियर? Yes, sir. जब वो पहली पोजीशन पे नहीं आ रहा इनमें से कोई एक डिजिट, तो वो केस अलग से डील हो रही है, और ये रहा उसका आंसर। जब हम 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, वो 3 डिजिट जाके बैठेंगे इन 4 में से किसी 3 प्लेसेस पे, तो 4 से 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब फर्स्ट पोजीशन बची, इन चारों में से एक पोजीशन बची। अब फर्स्ट पोजीशन पे तो 0 नहीं आ सकता है, अब 1 2 3 एग्जैक्टली एक बार चाहिए, वो तो हमने फुलफिल कर लिया। अब बचे कितने, 6 डिजिट। 0 नहीं आ सकता है पहले पोजीशन पे, 1 2 3 नहीं आ सकता है, तो इसको 6 तरीके से फील कर सकते हैं। अब इनमें से जो एक प्लेस जो बची होगी, वहां पे हम 0 भी दे सकते हैं, तो उसको फील करने के तरीके से आप वी शुड इवन टेक सेकंड, थर्ड एंड लास्ट पोजीशन। हाँ बिल्कुल, वो सारे केसेस इसमें इंक्लूडेड है। जो तुम सेकंड, थर्ड एंड लास्ट पोजीशन की बात कर रहे हो, वो सारे केसेस इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब उसके बाद जब इनमें से कोई डिजिट पहले पोजीशन पे आ रहा है, अब इसको फील करने के तरीके 3, क्योंकि 1 2 3 इन तीनों में से किसी एक से फील कर सकते 3। अब उसके बाद इनमें से 2 डिजिट्स बचे हैं और हमारे पास पोजीशन 4 है, तो 4 में से 2 पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे, वहां पे उनकी अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल तरीके से। एंड इनटू में क्या आ जाएगा, 7 इंटू 7, 7 into 7. क्योंकि 2 पोजीशंस बाकी रह जाएंगी। अब वहां पे उसको 7 7 तरीके से हम फील कर सकते हैं। क्लियर है क्या, बताओ ये? Yes, sir. एटीन,
फिर उसके बाद पार्ट थ्री में फर्स्ट A1 A2 A3 A4 A5 A5. A5. Let 100 lambda is the number of ways in which 11 players can be selected from 15 players. Okay. If only 6 of these players can ball. अच्छा, बॉलिंग करने वाले कितने हैं? 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है 15 में से, उसमें से 15 में से 6 बॉलिंग कर सकते हैं एंड बाकी के फिर बैट्समैन ले लेंगे जो भी है, ठीक है। कितने बचते हैं फिर? 9 बैटिंग करने वाले होंगे। अब हमें क्या चाहिए? 11 प्लेयर्स मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स, तो 4 बॉलर्स चाहिए। तो 4 बॉलर और कितने आ जाएंगे फिर? 7 बैट्समैन प्लस 5 बॉलर 6 बैट्समैन एंड 6 बॉलर्स 5 बैट्समैन, ठीक है। तो ये देख लो, ये 64 इंटू 9C7, इस तरीके से 11 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट होगी। 65 इंटू 9C6 प्लस 66 इंटू 9C5, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ P, वो 100 वैल्यू ऑफ लैम्डा पूछी गई एग्जैक्टली वहां पे, वो लैम्डा की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। ओके सर, ठीक। हाँ, वो मैं कर लूंगा सर। वो प्रिंट मिस्टेक है। वो वहां पे या तो 100P होगा या तो फिर इधर P की जगह पे लैम्डा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यस सर, हो गया सर, ठीक। A6 यस सर। A6 में है n be the number of ways by which we can select 5 cards from a deck of 52 cards. If each selection must include at least one king, तो ये देख लो, कार्ड्स में कितने किंग होते हैं? 4। तो उसमें एक किंग आ रहा है, हमें कितने सेलेक्ट करने? 5। एक किंग है और बाकी बचे हुए हैं 4 जो है, जो किंग नहीं है, ठीक है। समझ जाना वो 4 कौन से है। फिर उसके बाद 2 किंग, 3 किंग नहीं है, फिर 3 किंग और बाकियों में से 2 एंड 4 किंग बाकी में से 1। अब ये बताओ, अगर किंग छोड़ दिए जाए तो कार्ड्स कितने बचते? 48। तो 4 में से 1 किंग ले रहे हैं एंड बाकी जो 4 कार्ड से किस में से आने चाहिए? 48 में से, ठीक है। फिर उसके बाद 4 में से 2 किंग ले रहे हैं, बाकी बचे हुए कार्ड किस में से आने चाहिए? 3 कार्ड 48 में से। 4 में से 3 किंग ले रहे हैं, बाकी बचे हुए 2 कार्ड्स आने चाहिए 48 में से एंड चारों के चारों किंग ले रहे हैं, तो बाकी बचा हुआ कार्ड किस में से आना चाहिए? 48 में से। तो कैलकुलेट कर लो इसको, यस सर, कर लूंगा। ठीक है। यस सर। अब उसमें भी क्या पूछा? 1/10 ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स, मतलब इसमें इसकी जो ये जो नंबर आएगा ये n आएगा, ठीक है। तो n में सम ऑफ डिजिट्स कर लो एंड सम ऑफ डिजिट्स करने के बाद उसको किससे डिवाइड करो? 10 से, तो वो आंसर होगा। फिर उसके बाद A7 A8 A9, यस सर। let 100P is the number of ways that can, एक मिनट, A9, हाँ, 100 is the number of ways that a committee of 6 is to be chosen from 10 persons with a condition that if particular person A is chosen, then another particular person B must be chosen. The value of P is, तो ये देख लो, अगर हम 6 मेंबर्स की कमेटी को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, 10 में से
10c6 तरीके से ऐसा हो सकता है। अब उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, बी आ रहा है, एंड दोनों नहीं आ रहे हैं। पर्टिकुलर पर्सन के लिए 4 पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, ये 10c6 में। अब वहां पे क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना ये, इफ पर्टिकुलर पर्सन ए इज चोजन देन अनदर पर्टिकुलर पर्सन बी मस्ट बी चोजन। मतलब अगर ए आ रहा है तो बी भी आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये बताओ, क्या हम ये वाली केस ले सकते हैं क्या? नो सर। ये वाली चलेगी क्या? पहली पहली तो चाहिए यस ही। सर। ये वाली चल पाएगी क्या? थर्ड। अगर ए नहीं आ रहा है तो ऐसा कुछ मेंशन करके दिया है कि बी नहीं आना चाहिए? नो सर। नो ऐसा सर। कुछ भी नहीं बोला है, बस वहां पे इतना बोला है अगर ए आ रहा है तो बी आना ही चाहिए। और अगर ए नहीं आ रहा है तो उसके बारे में कुछ नहीं, मतलब बी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसका मतलब ये 3 हमें चाहिए थे, ये वाला नहीं चाहिए था, जब उसमें ए आ रहा है बी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का काम तो हो गया। ए हमने ऑलरेडी, मतलब ए आ रहा है बी नहीं आ रहा है, तो बचे 8। उसमें से और कितने सेलेक्ट होने बाकी है? 5, क्योंकि ए तो ऑलरेडी आ चुका है, बी नहीं आ रहा है, तो 8 बचे हैं, उसमें से 5 आने बाकी है, तो 10c6 माइनस 8c5, ये इसका आंसर है। क्लियर? यस सर। सीधा जाओगे तो फिर ये वाली केस, ये वाली केस, ये वाली केस, इन तीनों का आंसर ऐड करना पड़ेगा। इसकी वजह उल्टा जाओ, एक ही माइनस करना है ना हमें टोटल में से। टोटल क्या है? 10c6 माइनस इस केस का आंसर, और इसका आंसर किससे आएगा? रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। फिर उसके बाद A10, A11, A12, 12, ठीक है 12। लेट 10t बी द नंबर ऑफ वर्ड्स। कितने लोगों ने सॉल्व किया ये बताओ तो मॉड्यूल? कितने लोगों ने किया और किसी को कोई डाउट ही नहीं इसमें? अब 2 चीजें हो सकती है, एक तो तुमने सॉल्व नहीं किया होगा, झूठ बोल रहे हो, या तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, तभी जाके तो डाउट्स नहीं आ रहे। अब इसमें से कौन सी है? ठीक है, तुमने तो सॉल्व किया अनुष्का, तुम्हारे डाउट्स दिख रहे हैं बस, बाकी लोग तो किसी को कोई लेना देना ही नहीं लग रहा है डाउट से। तो अच्छा, पार्ट 3 में एक ही डाउट था? इतना आसान है क्या पार्ट 3? ठीक है, अच्छी बात है, सही जा रहे हो फिर तो। और झूठ बिल्कुल मत बोलना, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कल ही एक थे, कोई एक होगा तुम में से नीचे जो बैठा होगा, एक 12th का लड़का झूठ बोला उसने घर वालों से, हमसे भी झूठ बोला। वो नोट्स ही नहीं बनाता था, आधे अधूरे नोट्स बनाता था, आधा लेक्चर अटेंड करता था, होमवर्क तो कभी कंप्लीट किया नहीं। अब उसको पछतावा हो रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा सिलेक्शन। आके रो रहा है, 1 घंटे तक कंटिन्यूअस रो रहा था वो। तो ध्यान रखना इन सारी चीजों का। अगर हमारे ऊपर ऐसी कंडीशन नहीं आनी है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। अभी से अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे, 11th अच्छा कर लोगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। वरना फिर बहुत ये लगता है कि कैसे होगा, अंदर से आती आवाज कैसे हो पाएगा, इतने दिनों तक तो कुछ नहीं किया है, अब 4 महीने में या 5 महीने में ऐसा क्या कर लेंगे। ध्यान रखना, झूठ तो बिल्कुल मत बोलना। डाउट है क्लियर कर लो, नहीं समझ में आया बोलो, ठीक है। यस सर। लेकिन ये ऐसी चीजें मत करो, ठीक है। कौन सा था ये? A9 तो हो गया, उसके बाद 10, 11, 12, ठीक है 12। 12th में क्या है?
let 10t be the number of words that can be made with the letters of the word genius if word neither begins with n nor ends with s. तो टोटल में से कौन सा माइनस कर देंगे, ये देखो टोटल कितने आएंगे 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल में से कौन सा माइनस करेंगे, जो जी से स्टार्ट हो रहे, जी से स्टार्ट होने वाले कितने हैं 5 फैक्टोरियल, या जो किससे एंड हो रहे हैं एस से एंड हो रहे हैं, yes, तो वो भी कितने हैं 5 फैक्टोरियल, उसको भी 5 माइनस factorial. करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इन दोनों को माइनस करने जा रहे हैं तो जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं एस से एंड हो रहे हैं, ऐसे वर्ड दो बार माइनस होंगे, ऐसे वर्ड दो बार माइनस होंगे, तो एक ही बार माइनस करना था, इसकी वजह से एक बार ऐड भी करना पड़ेगा। देखो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, जो जी से स्टार्ट हो रहा है एन एस से एंड हो रहा है वो 4 फैक्टोरियल रहेंगे, ठीक है। तो ये 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि नाइदर जी से स्टार्ट होना चाहिए नॉर एस से एंड होना चाहिए, ठीक है। तो जी से स्टार्ट होने वाले भी माइनस करने पड़ेंगे, एस से एंड होने वाले भी माइनस करने पड़ेंगे, लेकिन जब हमने इनको माइनस किया तो जी से स्टार्ट होने वाले एंड एस से एंड होने वाले, ये वर्ड्स दो बार माइनस हो गए, हमें तो एक एक बार ही करना था, तो एक एक बार ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 13 डाउट है, 13 में क्या है, ये 100 की 10t के फॉर्म में ही सारे क्वेश्चन है इसमें, तो 100 different permutations are possible using the letters of the word Mississippi if no two eyes are together. कौन सी मेथड, no two eyes are together, कौन सी मेथड, gap में. गैप मेथड। तो आई के अलावा जितने भी लेटर्स है उनको पहले बैठा देंगे, अब इनके बीच में कितने गैप्स, 8 गैप्स है, ठीक है, एम एस 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 पी पी, ठीक है। और हमारे पास आई कितने हैं 4, तो 8 में से हमें 4 ही गैप चाहिए होंगे, वहां पे उन 4 आई की अरेंजमेंट एक तरीके से होगी क्योंकि चारों के चारों आइडेंटिकल है। फिर उसके बाद इन 7 की आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 ऐसे इसमें और 2 पी है, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर 14, Yes sir, 14. 14 में क्या है, फॉर अ सेट ऑफ 6 ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, no student in a class has written all the correct answers and no 2 students in the class have written the same sequence of answers, then what is the maximum number of students in the class for this to be possible। तो डिफरेंट नंबर ऑफ आंसर कीज पहले हम ढूंढ लेंगे, उसमें क्या क्या होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट का जो ट्रू फॉल्स का सीक्वेंस है वो सेम नहीं होना चाहिए, एंड किसी के भी सारे के सारे सही नहीं होने चाहिए। मतलब मान लो किसी का ट्रू है तो एटलीस्ट एक तो ऐसा होना चाहिए जिसमें वो फॉल्स कर रहा है, मतलब 10 के 10 आंसर सही नहीं होने चाहिए। तो ये देख लो कितने तरीके से हम इसे आंसर कर सकते हैं, हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 6 है ना सर? 6 है क्या, 6 है। तो पहले क्वेश्चन को हम क्या कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं, 2 ट्रू फॉल्स, इसको भी 2 तरीके से, 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 इसको भी 2 तरीके से। तो टोटल कितने तरीके से हम इन 6 क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से, ठीक है, कितने अलग अलग तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो 2 की पावर 6 है कि नहीं, जितनी पॉसिबिलिटीज आएगी आंसर करने की वो सारे अलग अलग सीक्वेंस रहेंगे, ध्यान रखना। अब इसमें से एक ही सीक्वेंस करेक्ट रहेगा, एक ही सीक्वेंस करेक्ट रहेगा इन 6 क्वेश्चंस के लिए, मतलब जिसमें 6 के 6 सही आ रहे होंगे। लेकिन हमें क्या बोला गया है,
नो स्टूडेंट इन द क्लास हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर्स। और करेक्ट आंसर्स तो करेक्ट आंसर का सीक्वेंस तो एक ही रहेगा, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 63। तो इसका मतलब 63 ऐसी आंसर कीज होगी या ऐसे आंसर के सीक्वेंस होंगे जो सारे के सारे अलग होंगे, और उसमें किसी का भी ऐसा नहीं हो रहा होगा कि सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे होंगे किसी भी सीक्वेंस में। तो इसका मतलब टोटल कितने स्टूडेंट चाहिए होंगे इसके लिए 63। ये समझ पा रहे हो क्या वैसे? सर हाँ, सर वो 1 माइनस क्यों क्या, वो बता सकते हो फिर से? मतलब एक ही सीक्वेंस में सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे होंगे ना बेटा। करेक्ट आंसर्स की एक ही सीक्वेंस होगी यस करेक्ट आंसर्स की, ठीक है। मान लो इसका करेक्ट आंसर ट्रू है, फॉल्स है, इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं, ठीक है, करेक्ट, ये ट्रू है, कोई ना कोई स्टेटमेंट रहेंगे यहाँ पे कि इसका ट्रू है, इसका फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो ऐसी एक ही सीक्वेंस है जिसके थ्रू सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट आएंगे, एंड इसके अलावा जितने भी सीक्वेंस आएगी ट्रू एंड फॉल्स की, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट आ रहा होगा, है कि नहीं? यस सर कम से कम एक का तो आंसर इनकरेक्ट आ रहा होगा। एक ही सीक्वेंस ऐसी होगी जिसमें सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। तो पहले तो टोटल ऐसे कितने सीक्वेंस बनते हैं अलग अलग, इसको आंसर करने के तरीके दो 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 दो, तो टोटल 2 की पावर 2 6। रेस्ट उसमें से एक ही सीक्वेंस करेक्ट होगी, तो वो माइनस कर देंगे। सीक्वेंस करेक्ट होगी उसका मतलब उसमें 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट होंगे, ठीक है। तो वो 1 माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसी 63 सीक्वेंसेस है जिसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें नॉट ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, एंड किसी भी सीक्वेंस में सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा, जैसे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, इस तरीके का अलग अलग रहेंगे सारे। तो इसका मतलब यहाँ पे 63 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए थे, ताकि हम हर एक को एक एक सीक्वेंस का आंसर वो दे सके, आंसर शीट। समझे या यस नहीं? सर यस सर यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 2 3 में सेक्शन ए। अब एक्सरसाइज 2 में से कुछ होमवर्क देता हूं मैं तुम लोगों को। इसमें एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में तुम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच तक कंप्लीट करना, ठीक है, 5 तक। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में। पार्ट 2 में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9 एंड 10 तक, पार्ट 2 में 10 तक। तो ये 15 क्वेश्चन से होमवर्क में, ठीक है। पार्ट 1 में 5 एंड पार्ट 2 में 10 कंप्लीट कर लेना। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सोचो उसके बारे में, यस सर ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था सक्सेस वाला, बन गया? यस सर यस सर। यस सर क्या आ रही है उसकी पोजीशन? 271। यही आ रही है कि सभी लोगों की? यस सर। यस सर अच्छा 331, ये सही लग रहा है 331 वाला यस सर पार्ट। 331 भी आ रहा है हाँ 331 331 सही है। कितने लोगों का आ रहा है 331?
बस 2 ही लोगों का, बाकी लोगों ने क्या ही किया है। कहाँ से इतना बड़ा कैसे हो गया तुम लोगों का रे? 331 इसका आंसर है। पाँच सौ 17। अरे कहाँ 331 है, देखो सक्सेस। तो उसमें अल्फाबेटिकली पहले लेटर्स को लिखेंगे तो सी सी, एक मिनट, हाँ सी सी ई एस 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 यू, अल्फाबेटिकली ऐसे आएंगे। तो पहले सी से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर का वर्ड बनने वाला है यहाँ पे? 7। सी से शुरू होने वाले कितने रहेंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 बाय फैक्टोरियल। 3 फैक्टर। फिर ई से शुरू होने वाले 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 2 सी का 2 फैक्टोरियल एंड 3 एस का 3 फैक्टोरियल लेना पड़ेगा। फिर एस से शुरू होने वाले, तो एस फिक्स हो गया यहाँ पे, एक एस जा चुका है। ठीक है, अब यू आना चाहिए सेकंड पोजीशन पे, तो अगेन अल्फाबेटिकली। तो यहाँ पे सी आ रहा है, ऐसे कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब एक एस ऑलरेडी जा चुका था, तो 2 एस के बारे में सोचना, वो 2 एस आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद यहाँ पे ई आ रहा है, तो कितने आ जाएंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि अब ये 2 फैक्टोरियल 2 सी का और ये 2 फैक्टोरियल 2 एस का। अब ई के बाद अगेन एस आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। पहले पोजीशन पे एस तो फिक्स हो चुका है, यहाँ पे अगर एस आ रहा है तो कितने आ जाएंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 सी का ये 2 फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, अब एस के बाद क्या है? यू, यू फिक्स हो जाएगा। फिर सी आ जाएगा तो सी फिक्स हो जाएगा। फिर अगेन सी फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे ई फिक्स हो जाएगा, एस फिक्स हो जाएगा, एस फिक्स हो जाएगा। अल्फाबेटिकली फिर सारे आ जाएंगे, है ना। यू के बाद फिर सी सी चाहिए था, फिक्स हो गए। फिर ई चाहिए था, एस एस चाहिए था, तो इसके बाद यही पहला वर्ड होगा जिसमें वो सक्सेस बन रहा होगा। तो इसकी एक खुद की पोजीशन, तो ये देख लो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो यह आ जाता है 120 प्लस अगले वाले में है 60। फिर उसके बाद यहाँ पे है 60, फिर है 30, 30 के बाद ये भी कितना है? 60 प्लस 1। तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 331 ये उसकी पोजीशन आएगी। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। लिखो। यस सर। जल्दी लिखो।
हो गया? सर आप नेक्स्ट पेज बता सकते हो? लिखो लिखो जल्दी करो। If क्या बोल रहे हो अनुष्का? If any word is given and we have to frame 5-letter words from, हाँ वो पढ़ेंगे ना। अभी अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी, इसके बारे में हमें स्टार्ट ही हुआ है ना। अभी आगे हम आने वाले उसी के ऊपर। हमने पीएन परमुटेशन क्या होता है देख लिया, कॉम्बिनेशन क्या होता है देख लिया। अब उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे अलग अलग तरीके से। एक तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया, जब आइडेंटिकल हो रहे होंगे तो क्या होगा। अब उसके बाद हम आज तो ग्रुपिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। अभी तो हमने क्या देखा है, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो एनसीआर वो देखा। अब अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो उसमें से जो सिलेक्शन हम करेंगे, अगर एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का, टू ऑब्जेक्ट का, तो कैसे करेंगे वो सीखने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे ये सब। अब आज है ग्रुपिंग, डाल दो हेडिंग ग्रुपिंग। ग्रुपिंग, और ये यहाँ पे इसके आगे लिख लेना, ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। अगर आइडेंटिकल होंगे तो उसके लिए दूसरा तरीका है, वो ग्रुपिंग से फिर नहीं बनेगा। ग्रुपिंग से अगर मतलब ग्रुपिंग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, हम देखेंगे वो कैसे लैंग्वेज रहेगी उसकी, क्या क्या पूछा जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट्स का डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। आइडेंटिकल रहेंगे तो उसके लिए मल्टीनोमियल वाली मेथड है, या उसी को फिक्टिशियस भी कहते हैं, तो वो है आइडेंटिकल के लिए। लेकिन जब डिस्टिंक्ट वाली कोई केस आती है तो उसमें ग्रुपिंग होता है, ठीक है। ग्रुपिंग, तो लिखो इसमें स्टेटमेंट वाइज, पॉइंट वाइज लिखेंगे हम कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो देयर आर m plus n number of distinct objects, m plus n number of distinct objects, and we have to divide them, and we have to divide them, and we have to divide them into two groups, and we have to divide them into two groups of strength m and n। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ऑफ स्ट्रेंथ m and n। if there are m plus n number of distinct objects and we have to divide them into two groups of strength m and n, then number of ways is equal to, m plus n फैक्टोरियल। इतने टोटल ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। अब इसको हमें डिवाइड करना है दो ग्रुप्स में, एक की स्ट्रेंथ होनी चाहिए m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड दूसरे की स्ट्रेंथ होनी चाहिए n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, ये ध्यान रखना। तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। और इसका प्रूफ भी आसान है हमारे पास। हमें इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं m plus n। तो एक ग्रुप तो बनने वाला है m स्ट्रेंथ का,
तो हमें m प्लस n में से m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब बचे कितने ऑब्जेक्ट्स n, तो वो दूसरे ग्रुप के लिए हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। पहले ग्रुप के लिए हमें m प्लस n में से m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे एंड दूसरे ग्रुप के लिए बचे हुए में से n ऑब्जेक्ट्स। तो देख लो इससे क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो इस तरीके से इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर पाएंगे। क्लियर है ये? अब m प्लस n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, एक की स्ट्रेंथ है m, दूसरे की स्ट्रेंथ है n, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है? यस सर। अब प्रूफ के तौर पे ये रहा, कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम ये दिखा सकते हैं। पहला ग्रुप m का है तो m प्लस n में से हमें m ऑब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। दूसरा ग्रुप n का है तो बचे हुए में से n ऑब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। तो ये दूसरे ग्रुप के लिए, ये पहले ग्रुप के लिए, तो वहां से यही रिजल्ट हमें मिलता है। लेकिन अब ये बार बार एनसी वाले फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसी तरीके से याद रखेंगे। m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, एक की स्ट्रेंथ m है, एक की स्ट्रेंथ n है, तो m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। हो गया? नेक्स्ट स्टेटमेंट, if there are m plus n plus p number of distinct objects, if there are m plus n plus p number of distinct objects and we have to divide them into three groups of strength m, n and p, then number of ways क्या आएंगे बताओ, नंबर ऑफ वेज बताओ जल्दी से। m plus n plus p upon m factorial n फैक्टोरियल बोलो, अपॉन एक ग्रुप की स्ट्रेंथ है m तो उसका m फैक्टोरियल, एक ग्रुप की स्ट्रेंथ है n, मतलब ये नंबर, एक ग्रुप में m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, दूसरे में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तीसरे में p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये उसके लिए रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो ग्रुप्स में डिवाइड करना आ जाएगा। अब यस सर। उसके लिए ऑब्जेक्ट्स का कैसा होना जरूरी है, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। अब ये तो क्या है, एक ग्रुप में m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एक में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और एक में p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब तीनों ग्रुप में अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तीनों ग्रुप में अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे दोनों ग्रुप में अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, अगर सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे तो वो भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट में लिखो, if there are 2m number of distinct objects if there are 2m number of distinct objects and we have to divide them into two groups of equal strength, into two groups of equal strength, into two groups of equal strength, then number of ways is equal to 2m factorial,
अब इक्वल स्ट्रेंथ के बनाने दो ग्रुप्स, इसका मतलब दोनों ग्रुप में क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए? m एम। तो ये m फैक्टोरियल। लेकिन अब यहाँ पे दो ग्रुप इक्वल स्ट्रेंथ के बन रहे हैं, तो दो ग्रुप अगर इक्वल स्ट्रेंथ के बन रहे हैं तो उसका 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा। अगर 3 बन रहे होते इक्वल स्ट्रेंथ के तो उसका 3 फैक्टोरियल आता, 4 बन रहे होते तो उसका 4 फैक्टोरियल आता। तो ये ध्यान रखना, जब इक्वल स्ट्रेंथ के ग्रुप्स बनते हैं तो उसमें फिर ये डिवाइडेड बाय, अगर 2 बन रहे तो 2 फैक्टोरियल, 3 बन रहे तो 3 फैक्टोरियल, ये हमें करना पड़ेगा, उसी से करेक्ट आंसर हमें मिलेगा। ठीक है? यस सर। सर हाँ, सर वो न्यूमरेटर का टू भी तो वही चेंज होगा मैं क्या? लगाया था, कोई ना कोई पूछेगा वो 2 कहाँ से आया, दिखाओ हमें। ठीक है बेटा, देख ले, उसी से तो बच रहे हम वैसे काउंटिंग से। देखो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, ठीक है, दो दो के ग्रुप में डिवाइड करना है ना, दो ग्रुप में दो दो की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो एक तो देखो ए बी सी डी, ये पॉसिबिलिटी, ए सी बी डी दूसरी पॉसिबिलिटी, एंड ए डी बी सी तीसरी पॉसिबिलिटी। अगर कोई बोलना चाहेगा कि और भी पॉसिबिलिटीज है, कौन सी? बी सी एंड ए डी, देखो वो ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, तो ये फिर से लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई बोलेगा चलो ठीक है बी सी ए डी वाला फिर से आ रहा है क्या, तो बी डी एंड ए सी, तो ये देख लो बी डी ए सी वाला भी ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि सी डी एंड ए बी, तो वो देखो पहले में ही आ चुका है। तो इसका मतलब अगर इक्वल स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं और एज इट इज रखेंगे उसको, मान लो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ऐसे ही रखेंगे। टोटल 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, दो दो के स्ट्रेंथ में डिवाइड करना उनको दो ग्रुप में, तो 2 फैक्टोरियल आएगा। लेकिन ऐसा ही अगर रखेंगे तो आंसर 6 है, लेकिन एक्चुअल में देखने जा रहे हैं तो ऐसी 3 ही पॉसिबिलिटीज है। तो जब इक्वल स्ट्रेंथ के बनते हैं, जैसे यहाँ पे दो ग्रुप्स बन रहे हैं, इसका मतलब हर एक केस को हम दो दो बार काउंट कर रहे होंगे, तो उसका 2 फैक्टोरियल। अगर 3 बन रहे होंगे तो हर एक केस को 6 बार वहां पे काउंट किया जाएगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये ध्यान रखना, जब भी इक्वल स्ट्रेंथ के ग्रुप्स की बात होती है तो डिवाइड में वो आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। जैसे 2 अगर इक्वल स्ट्रेंथ के ग्रुप है तो 2 फैक्टोरियल, 3 अगर है तो 3 फैक्टोरियल, ये ध्यान रखना। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। तो इक्वल स्ट्रेंथ में डिवाइड करना मत भूलना, और जब इक्वल नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एम एन और पी का बनाना है तो एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, लेकिन इक्वल स्ट्रेंथ का बनाना है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे 2 बन गए तो 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, if there are 3m number of distinct objects, if there are 3m number of distinct objects and we have to divide them into 3 groups of equal strength, and we have to divide them into 3 groups of equal strength, and we have to divide them into 3 groups of equal strength, then number of ways, बताओ number of ways। 3 factorial by m factorial m factorial m factorial by into 3 factorial। सही है, 3m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना इक्वल स्ट्रेंथ के, तो m m m में डिवाइड होंगे, तो m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, तो तीनों ग्रुप्स इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया ग्रुप में डिवाइड करना। अब बाद में क्या होता है, ग्रुप में डिवाइड करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो भी जान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ पहले।
ग्रुप्स में डिवाइड करना, इक्वल स्ट्रेंथ के बन रहे तो क्या करना पड़ेगा, एंड इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं बन रहे तो क्या करना पड़ेगा। यस सर। अब डिस्ट्रीब्यूशन को भी साथ में ले लेते, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, if there are m plus n number of distinct objects and we have to distribute them among two persons, such that one will receive m number of objects and other one will receive n number of objects, such that one will receive m number of objects and other one will receive n number of objects. Then number of ways, दो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे देख लो क्या आ जाएंगे। हमें तो पहले ग्रुप्स में तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक ग्रुप की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, m होनी चाहिए, और दूसरी ग्रुप की स्ट्रेंथ n फैक्टोरियल। दोनों ग्रुप की स्ट्रेंथ अलग अलग है, ये तो हो गया ग्रुप में डिवाइड करना। अब इन दोनों ग्रुप को हमें दो पर्सन्स में बांटना भी होगा, तो ये बताओ कितने तरीके से बांटा जाएगा दो ग्रुप्स को दो पर्सन्स में। 2 फैक्टोरियल तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से बांटा जाएगा। क्लियर? मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आएगी पहले तो ग्रुपिंग करनी, डिवाइड करना है ग्रुप्स में, एंड देन उसके बाद बांटने के बारे में भी सोचना है। तो 2 ग्रुप से 2 लोगों में बांटना है 2 फैक्टोरियल, 3 ग्रुप से 3 लोगों में बांटना है 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर अगर दोनों में इक्वली बांटने की बात आ गई तो वो भी लेते हैं ना, रुको तो सही, बहुत जल्दी में लगता है तुम। हाँ कहाँ जाना है? नहीं सर ऐसे पूछ। तो जा रहा हूँ ना धीरे धीरे, दिख नहीं रहा है क्या, स्टेप वाइज ही जा रहा हूँ। पहले हमने ग्रुपिंग का देखा, अब डिस्ट्रीब्यूशन का देख रहे हैं। सॉरी सर। नेक्स्ट, देखो, if there are 2m number of distinct objects, if there are 2, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन ही समझना, ये क्वेश्चन के फॉर्म लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहे हैं हम उसको, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस को ही। अब इसमें बस m n की वैल्यू हमें गिवन रहेगी, क्वेश्चन में अगर देना होता तो बस m n की वैल्यू गिवन रहती, तो एक तरीके से क्वेश्चन ही मानना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। if there are 2m number of distinct objects and we have to distribute them among 2 persons equally among 2 persons equally, then number of ways कितने आएंगे बताओ? नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? m plus n 2m factorial factorial by n factorial m factorial 2m factorial अपॉन m factorial 2 फैक्टोरियल। ये तो हो गया ग्रुप में डिवाइड करना। अब इन दोनों ग्रुप को 2 लोगों में बांटना है, तो इनटू में उसका 2 फैक्टोरियल आएगा।
अब यहाँ पे किसी को इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मान लो ये जो पहला ग्रुप है m स्ट्रेंथ का वो P1 के पास जा रहा है एंड दूसरा ग्रुप m स्ट्रेंथ का वो P2 के पास जा रहा है, या तो पहला ग्रुप P2 के पास जा रहा है एंड दूसरा ग्रुप P1 के पास आ रहा है, तो ये दोनों तो एक ही है। जैसे अभी पहले वाले में हम क्या बोल सकते थे, इसमें P1 P2, इसके पास m वाला ग्रुप जा रहा है, इसके पास n वाला ग्रुप जा रहा है स्ट्रेंथ वाला, या तो इसके पास n वाला जा रहा है, इसके पास m वाला जा रहा है, मतलब दो ग्रुप का दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होगा। यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा दोनों के पास तो mm है कि नहीं? तो किसी किसी को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लेना है या नहीं लेना है। तो बेटा लेना है, क्योंकि ये जो m स्ट्रेंथ का ग्रुप है इसमें नंबर ऑफ उसमें ऑब्जेक्ट्स देखो तुम, जैसे मान लो अगर मैं दो दो के ग्रुप की बात करता हूँ, एक में ए बी लेता हूँ एक में सी डी लेता हूँ, तो भले ही दोनों ये स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये स्ट्रेंथ है, अंदर में ऑब्जेक्ट्स अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पे एक में ए बी एक में सी डी, ए बी इसके पास जाएगा सी डी इसके पास जाएगा, एक पॉसिबिलिटी, ए बी अब इसके पास जाएगा सी डी इसके पास जाएगा दूसरी पॉसिबिलिटी, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना, एम में कंफ्यूज मत हो जाना, वो स्ट्रेंथ है, अंदर में ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है दोनों में, स्ट्रेंथ वाइज बस सेम है, स्ट्रेंथ वाइज, बाकी दोनों ग्रुप्स तो अलग अलग ही है वो। फिर नेक्स्ट, if we have to divide, if there are 3m number of distinct objects, if there are 3m number of distinct objects and we have to divide them, equally among 3 persons, equally among 3 persons, equally among 3 persons, then number of ways, बताओ। 3m factorial into 3 factorial upon m factorial into 3 factorial. लोकेश इसमें क्या है, if there are 3m number of distinct objects and we have to distribute them, equally among 3 persons, then number of ways 3m factorial upon m factorial, 3 factorial, ये तो ग्रुपिंग हो गई, डिवाइड करना। अब उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 ग्रुप को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर? हो गया? यस सर। अभी देख लो, एक और वेरिएशन यहाँ पे हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को पर्सन्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब जो पर्सन्स रहेंगे वो भी अलग अलग रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे, है कि नहीं? अगर मैं वहां पे बोलूंगा पर्सन्स की जगह पे बॉक्सेस ले लूंगा, तो बॉक्सेस भी अगर डिस्टिंक्ट रहेंगे तो इसी तरीके का आंसर आएगा। हमें 3m नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 3 डिफरेंट बॉक्सेस में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यही आंसर है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अगर वहां पे वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, जिनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ऑब्जेक्ट्स अगर आइडेंटिकल है, मान लो बॉक्सेस में 3 ग्रुप भेजने हमें इक्वल स्ट्रेंथ के और वो बॉक्सेस आइडेंटिकल है, तो उसमें ये 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा। अगर इनको हमें 2 बॉक्सेस में भेजना है, दोनों बॉक्सेस आइडेंटिकल है, तो ये 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे एक ही तरीके से होगा। तो लिख लो वो भी, वो वेरिएशंस देख लो। पहले तो ग्रुपिंग में डिवाइड करना कैसे, फिर उसके बाद ग्रुप में डिवाइड कर रहे, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आइडेंटिकल में अगर डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी तो उसके लिए क्या होगा वो भी लिख लो। इफ वी हैव टू, इफ देयर आर m plus n number of distinct objects, if there are
m plus n number of distinct objects and we have to divide them into two identical boxes if we have to distribute them to two identical boxes in the strength m and n, m एंड n के स्ट्रेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है दो आइडेंटिकल बॉक्सेस में, तो उसका जो आंसर आएगा m प्लस n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू 1, क्योंकि ये देख लो ये बॉक्स अब इसमें मैं b1 b2 अगर डिस्टिंक्ट रहते तो b1 b2 दो अलग अलग कहलाते, ठीक है, b1 b2 दो अलग अलग बॉक्सेस हो जाते हैं, तो इसमें m जा रहा है इसमें n जा रहा है, मतलब इसमें m स्ट्रेंथ वाला ग्रुप इसमें n स्ट्रेंथ वाला ग्रुप एंड इसमें n स्ट्रेंथ वाला ग्रुप इसमें m स्ट्रेंथ वाला ग्रुप, दोनों अलग अलग है, दोनों केसेस अलग अलग है। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे बॉक्सेस को आइडेंटिकल कहूंगा तो ये बी दोनों बॉक्सेस आइडेंटिकल है, तो इसके पास m चला जाएगा या इसके पास n वाले ग्रुप स्ट्रेंथ वाला ग्रुप जाएगा, या इसके पास n वाला आ जाए इसके पास m वाला आ जाए, दोनों तो एक ही है, एक b में m जा रहा है एक b में n जा रहा है, इसमें भी वही कह सकते हैं एक b में n जा रहा है एक b में m जा रहा है, तो दोनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक ही तरीके से होगा। क्लियर? यस सर। अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल रहेंगे या जिनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल रहेंगे तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन एक ही तरीके से होगा, ये ध्यान रखना। अगर हम दोनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाते तो फिर उसको दो वेज बोलते, लेकिन अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल ही रहेंगे तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। वहां पे तो क्या दिख रहा है, एक बी में m जा रहा है एक बी में n जा रहा है, एंड दूसरे पॉसिबिलिटी में भी वही दिख रहा है, तो दोनों एक तरीके से एक ही है, तो उसको दो अलग अलग क्यों काउंट कर, वो एक ही होगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अगर आइडेंटिकल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो एक ही तरीके से होगा। अब ये सारे वैरायटीज थी इन क्वेश्चंस की, तो इसमें किसी में कोई डाउट है तो पूछ लो। ये अभी हमने सारे स्टेटमेंट वाइज देख लिए हैं, अब क्वेश्चंस भी लेंगे उनको m और n की जगह पे डाटा लेके। किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछ लो। पहले ग्रुपिंग देन डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्टिंक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन अलग से, आइडेंटिकल में डिस्ट्रीब्यूशन अलग से। डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का ही है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल में करना है या डिस्टिंक्ट में करना है। तो किसी पॉइंट में कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर वो अगर आइडेंटिकल मेंशन नहीं किया है तो डिस्टिंक्ट लेंगे ना? हाँ अगर मान लो जैसे बॉक्सेस है आइडेंटिकल मेंशन नहीं किया है तो फिर डिस्टिंक्ट, वैसे वो मेंशन करके दे देंगे, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। ओके सर। सर आप आज सेंटर आ रहे हो? हाँ बाद में आऊंगा, दोपहर को आऊंगा। नहीं समझ में आया क्या ये? हाँ सर समझ गए। चलो लिखो, अब क्वेश्चन लिखो। In how many ways 10 objects can be divided into 3 groups? लिखो। In how many ways
10 distinct objects? In how many ways 10 distinct objects can be divided into 3 groups of strength 2, 3 and 5? Of strength 2, 3 and 5. बताओ जल्दी से आंसर बोलो. सर क्या है क्वेश्चन? In how many ways 10 distinct objects can be divided into 3 groups of strength 2, 3 and 5? बोलो. 10 factorial upon 2 factorial, 3 factorial, 5 factorial. बस खत्म कहानी. ठीक है, बढ़ो आगे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी करो. In how many ways 15 different fruits, in how many ways 15 different fruits can be distributed among 4 persons, in a strength of 2, 3, 5 and 5 fruits. In a strength of 2, 3, 5 and 5 fruits. In how many ways 15 different fruits can be distributed among 4 persons in a strength of 2, 3, 5 and 5 fruits? तो जल्दी से बताओ आंसर. कितने लोगों का आ गया? क्या आया आंसर? फिफ्टीन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल. 4 ग्रुप्स को 4 लोगों में बांटना है तो 4 फैक्टोरियल. यही आया क्या? बोलो. यस सर. यस सर. इसमें कुछ और भी ऐड करना होगा. यस सर. क्या? डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल रह गया है क्योंकि 2 ग्रुप्स इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल करना मत भूलना. ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल करना मत भूलना. क्लियर है ये? यस सर. तो चलो आज के लिए इतना ही है. बाकी के इसके जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, तो इसमें किसी को कोई डाउट? एक बार वो सारे स्टेटमेंट पढ़ना, वो याद तो रखना ही है वैसे हमें, क्योंकि Sir, ये उन्हीं के last बाद फिर question. ये क्वेश्चन इजीली हम डील कर पाएंगे इस तरीके से. और इसमें मेन पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस रखना. पहले तो सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये ध्यान रखना. फिर उसके बाद ग्रुपिंग है, इक्वल स्ट्रेंथ की ग्रुपिंग है तो क्या होगा, इक्वल स्ट्रेंथ की नहीं है तो क्या होगा. फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्टिंक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, आइडेंटिकल में डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा. तो इन्हीं चीजों में ये क्वेश्चन घूमते हैं. ठीक है, सर वो 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन क्यों होगा? क्योंकि बेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है ना 4 पर्सन्स में. यस सर. पहले वाले में तो सिर्फ ग्रुप में डिवाइड करना था. ठीक है, ग्रुप में डिवाइड करना था, लेकिन अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 लोगों में. इन 4 ग्रुप को 4 लोगों में बांटना है, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से. ठीक है सर, यस सर. हाँ, क्या आप डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट का डिफरेंस वापस बता सकते हो क्या? किसका? डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट का.
अरे डिवाइड करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं आएगी, बस 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पहले हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है एंड उसके बाद जो ग्रुप्स बने हैं उनको बांटना भी पड़ेगा। ठीक है, यस सर। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में पहले डिवीजन तो होगा, ग्रुप्स में डिवीजन होगा एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा बाद में। ठीक है, जिन ग्रुप्स में हमें डिवाइड किया है उन ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये ध्यान रखना, एक बार पढ़ो वो सारे स्टेटमेंट, कोई पढ़ा नहीं तुम। ठीक है, यस सर। चलो आज के लिए इतना ही है। और होमवर्क थैंक यू सर। सुन लिया ना सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है।